गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मेंडलिज्म का जो पूरा साइंस था, मेंडलिज्म का जो पूरा फिनोमिना था उसको पढ़ा था। 2 जीन्स का इनहेरिटेंस, 1 जीन का इनहेरिटेंस किस बेसिस पे होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली मेंडलियन पोस्टुलेट्स और क्रोमोसोमल बिहेवियर के बीच में पैरेललिज्म ड्रॉ करता है, या ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश करता है। अब मेंडल ने जो भी वर्क किया था, क्योंकि उन्होंने अपना वर्क अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं किया तो उनके वर्क को पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। ठीक है, और जब बाद में 1900s में जब उनके वर्क को पब्लिसिटी मिली, ठीक है, तो पब्लिसिटी मिलने के बाद भी कई सारे साइंटिस्ट जो हैं, कई सारे जो साइंस के फील्ड के वर्कर्स हैं, उन्होंने मेंडल के वर्क को उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेंडलिज्म में मेंडल ने क्या कहा था कि भाई कोई भी कैरेक्टर का ट्रांसफ़र जो है, इनहेरिटेंस जो है, वो यूनिट फैक्टर के वजह से होता है। तो उस समय आज हमको पता है कि यूनिट फैक्टर का मतलब क्या है, जीन्स हैं। ठीक है, लेकिन उस समय जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनफैक्ट लोगों को क्रोमोसोम्स वगैरह के भी बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं थी। तो इस वजह से मेंडल ने जो भी वर्क किया, जो भी पोस्टुलेट्स उन्होंने प्रपोज किए, प्लस उनके वर्क में जो उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच लगाया, तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय कम नॉलेज के वजह से जो है दूसरे लोगों ने, दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं फिर मेंडलिज्म के ऊपर काम करने लगे। इस तरीके से 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था सटन एंड बोवेरी। ठीक है, सटन और बोवेरी ने 1902 में ये देखा कि जो मेंडलिज्म में पोस्टुलेट्स मेंडल ने प्रपोज किए थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेके, डोमिनेंस को लेके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लेकर के, या यूनिट फैक्टर्स का यानी कि जीन्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बीच में और 1900s के बाद में जब सेल और इनहेरिटेंस के ऊपर काम होने लगा, ठीक है, तो उस समय पे सटन और बोवेरी ने देखा कि जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेंडल के बताए हुए तरीके से यूनिट फैक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे थे। ठीक है, तो सटन और बोवेरी ने देखा कि भाई जो मेंडल ने जो भी पोस्टुलेट्स प्रपोज किए थे उसके अकॉर्डिंगली ही क्रोमोसोम्स जो है बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन उनको भी देखने के लिए मिला, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोमोसोम्स जो है वो मेंडल के बताए हुए तरीके से ही बिहेव कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के और जो मेंडल का वर्क था, दोनों के बीच में क्या किया, पैरेललिज्म ड्रॉ किया। पैरेललिज्म ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का किस तरीके से नेचर है, क्रोमोसोम का बिहेवियर, प्लस मेंडल ने जो यूनिट फैक्टर्स के कंसर्न में बताया था कि यूनिट फैक्टर्स ऐसा बिहेव करते हैं, वैसा काम करते हैं। तो यूनिट फैक्टर्स के काम करने का तरीका और क्रोमोसोम्स के काम करने का तरीका, दोनों के काम को क्या किया सटन और बोवेरी ने, दोनों के काम करने के तरीके को, दोनों के बिहेवियर को क्या किया, कंपेयर करके एनालिसिस किया। तब उन्होंने ये देखा कि भाई क्रोमोसोम्स और जो यूनिट फैक्टर्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो काफ़ी कुछ एक जैसा बिहेव कर रहे थे। ठीक है, तो उस बेसिस पे सटन एंड बोवेरी जो है उन्होंने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको प्रपोज किया। ठीक है, तो सटन और बोवेरी ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए या कुछ पॉइंट्स उन्होंने प्रपोज किए जो कि क्रोमोसोम के बिहेवियर के बीच में और मेंडलियन फैक्टर्स के बिहेवियर के बीच में क्या करता है, कंपैरिजन ड्रॉ करता है, या ये कह सकते हैं कि पैरेललिज्म ड्रॉ करता है। ठीक है, तो कुछ पोस्टुलेट्स हैं, 8-9 पोस्टुलेट्स हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो सटन एंड बोवेरी ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की, उसमें पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई गैमीट्स जो होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्पर्म और दूसरा होता है ओवम। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स जो है, एनिमल्स के अंदर तो स्पर्म और ओवम की बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये टर्मिनोलॉजी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बोला कि दोनों जो गैमीट्स होते हैं
वो बनने वाले आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग जो होता है, ठीक है, उस ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी बनने वाला ऑफस्प्रिंग है, अपकमिंग ऑफस्प्रिंग है, उस ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक क्या कहना चाहिए मेकअप होगा, या उस ऑर्गेनिज्म का, उस ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का आधा पार्ट जो है वो फीमेल पेरेंट से आएगा और आधा पार्ट जो है वो मेल पेरेंट से आएगा। और मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स जो हैं उनके दोनों के जीन्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग का जीन बनाने में इक्वली क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे और इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने ये बोला कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, दैट मस्ट बी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ओनली। ऐसा किस लिए कहा, क्योंकि जैसे ह्यूमंस में जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ओवम को एंटर नहीं करता, बस स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस ही जो है वो सिर्फ ओवम को एंटर करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने ड्रॉ किया कि भाई स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियस है सिर्फ वही न्यूक्लियस ओवम को एंटर करता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को देख करके उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई जो कुछ भी हेरिडिटी या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो न्यूक्लियस के अंदर होगी, क्योंकि न्यूक्लियस जैसे ही ओवम के अंदर जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ से फिर आगे ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ऑफस्प्रिंग्स को इस तरीके से फादर और मदर दोनों के जो जीन्स हैं वो मिलते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है दैट मस्ट बी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया उन्होंने कि क्रोमोसोम्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे उन्होंने इस पोस्टुलेट को ड्रॉ किया कि भाई न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जब एंटर करता है ओवम के अंदर, फर्टिलाइजेशन होता है, सब ठीक है, तो न्यूक्लियस का जब उन्होंने स्टडी किया तो न्यूक्लियस के अंदर उनको क्या मिला, क्रोमैटिन मिला, ठीक है। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई क्रोमैटिन तो मिल गया है, तो ये जो क्रोमैटिन है जब क्या कहना चाहिए गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कौन सा, मियोटिक सेल डिवीजन होगा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। तो सेल डिवीजन होने के टाइम पे, या ये हम लोग शॉर्ट में अगर कह लें गैमीटोजेनेसिस होने के टाइम पे क्या होता है कि नॉर्मली सेल के अंदर जो क्रोमैटिन होता है वो क्रोमैटिन कंडेंस होता है, कंडेंस होकर के किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। और क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली उनका नंबर, क्रोमोसोम्स का नंबर मियोसिस के थ्रू रिड्यूस होता है, और आधे आधे क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक गैमीट में और आधे क्रोमोसोम्स जो हैं दूसरे गैमीट में जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई क्रोमोसोम्स जो हैं, क्योंकि वो क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो गैमीट्स के अंदर क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं। तो उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम है उसको कौन करता है, उसको क्रोमोसोम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया, एनी डेफिशिएंसी और एडिशन टू क्रोमोसोम्स कॉजेज ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होगा, तो ह्यूमंस के केस में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए नॉर्मल है। तो ये बात सोच लो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको मदर से भी 46 क्रोमोसोम मिल जाए, फादर से भी 46 क्रोमोसोम्स मिल जाए, तो 46 और 46 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो 92 क्रोमोसोम्स क्या हमारे लिए कॉमन है, हमारे लिए अनकॉमन है, वो हमारे लिए एबनॉर्मल है। या फिर चलो अगर 46 + 46 नहीं भी करते हैं, अगर 46 के साथ एक एक्स्ट्रा भी आ गया, 47 भी हो गए क्रोमोसोम के नंबर किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 46 क्रोमोसोम्स के लिए यूज टू है, हमारे जो सेल्स है वो 46 क्रोमोसोम्स के लिए ही यूज टू हैं, ठीक है। तो अगर 46 से एक ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर 46 से एक कम भी हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर क्रोमोसोम नंबर जो है उसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है, क्रोमोसोम नंबर अगर इंक्रीज हो जाए या क्रोमोसोम नंबर अगर डिक्रीज हो जाए, तो उस केस में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसके वजह से
जेनेटिक डिजीजेस जो हैं वो होती हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला उन्होंने कि पैरेललिज्म बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो सारी चीज़ें अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे क्या हम लोग समझ सकते हैं कि मेंडेलियन फैक्टर जो है और जो क्रोमोसोम्स है दोनों के बीच में पैरेललिज्म है, मतलब दोनों का बिहेवियर जो है वो पैरेलल है, एक जैसा है, ठीक है। अब इसके अलावा और 2-3 पोस्टुलेट्स जो है वो उन्होंने प्रपोज किए थे। ठीक है, तो उन्होंने नेक्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला, उन्होंने बोला कि देयर आर 2 क्रोमोसोम्स फॉर ईच टाइप इन एन इंडिविजुअल। मतलब कि कोई भी क्रोमोसोम है, मतलब किसी भी कैरेक्टर का कोई भी क्रोमोसोम है, ठीक है। अभी कैरेक्टर को साइड में रखते हैं, कोई भी क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के 2 टाइप होते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। ये उन्होंने नेक्स्ट पोस्टुलेट दिया दैट देयर आर 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच टाइप इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। ठीक, तो मेंडल ने जो है, मेंडल ने भी अपने पोस्टुलेट्स में यही कहा था कि कोई भी कैरेक्टर के 2 जो टाइप्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन फैक्टर के भी अगर 2 टाइप्स हैं और क्रोमोसोम्स के भी क्या होते हैं, हर क्रोमोसोम के 2 टाइप्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने दिया था कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, क्रोमोसोम्स का जैसा बिहेवियर होता है तो उस बेसिस पे हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब कि मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज किया था, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो है उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं कि जैसे अगर कोई 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो मियोसिस में जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, साइनेप्स फॉर्मेशन होता है। साइनेप्स फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है कि वो सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। सेपरेट आउट होकर के फिर अलग अलग सेल्स यानी कि अलग अलग गैमीट्स में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि भाई ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसको शो करते हैं, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, इस तरीके से तभी बिहेव करते हैं कि जब एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जीन प्रेजेंट हो, ठीक है। एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर एक ही जीन प्रेजेंट हो तभी इस तरीके का बिहेवियर जो है हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी बात हो सकती है कि ऐसा भी होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि डेफिनेटली एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जीन्स जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं। द जीन्स आर लिंक्ड बिटवीन ईच अदर, ठीक है। जीन्स के बीच में लिंकेज जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है और इसी लिंकेज के वजह से जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम का जब सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है, उस टाइम पर भी जीन्स जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। तो इसके बारे में खैर हम लोगों को बाद में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने बोला कि सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिसाइडेड बाय द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये उन्होंने बोला कि सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल विल बी डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम इटसेल्फ, ठीक है। और उसके बाद में लास्टली उन्होंने क्या बोला कि मेंडेलियन फैक्टर्स के जैसे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने नंबर को और अपने स्ट्रक्चर को हर जनरेशन में मेंटेन करते हैं।
अगेन आई एम रिपीटिंग कि लास्ट पोस्टुलेट में उन्होंने बोला कि मेंडेलियन फैक्टर्स के जैसे क्रोमोसोम जो है वो अपने आइडेंटिटी को, ठीक है, अपने नंबर को और अपने स्ट्रक्चर को हर जनरेशन में रिटेन करते हैं और हर जनरेशन में इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। सो दीज वर द पोस्टुलेट्स ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पे अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेंडेलियन फैक्टर्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में पैरेललिज्म है, यानी कि वो जो दोनों चीज़ें हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी, ठीक है, तो दोनों के बीच में मतलब मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम के बीच में ओवरऑल क्या सिमिलैरिटी निकल के आ रही है। पहले सिमिलैरिटी निकल के आ रही है कि मेंडेलियन फैक्टर्स यानी एज वेल एज जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना किसी चेंज के पास ऑन होते हैं, बिना किसी चेंज के पास ऑन होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होमोलोगस पेयर्स में रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जीन्स जो है ये भी क्या है, एलीलिक पेयर्स में ऑकर करते हैं, यानी कि हर जीन के 2 अलील्स होते हैं, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जीन के 2 अलील्स होते हैं, एक अलील जो है वो मेल पेरेंट से मिलता है और एक अलील जो है वो किससे मिलता है, फीमेल पेरेंट से मिलता है, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीजन के पहले, ठीक है, क्रोमोसोम और जीन के जो अलील्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। जैसे कि नॉर्मल माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, तो माइटोटिक सेल डिवीजन होने के पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल अप होता है, ठीक है। तो अगर डीएनए डबल अप होगा तो भाई क्रोमोसोम्स और जीन्स जो है वो भी डबल अप होंगे। तो क्रोमोसोम्स और जीन का रेप्लिकेशन होता है सेल डिवीजन के पहले, ठीक है। तो जब माइटोसिस होता है तो सेल डिवीजन में क्या होगा कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं और जो रेप्लिकेटेड जीन के अलील्स हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होकर के वो दोनों डॉटर सेल्स में क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दोनों के बीच में मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही चीज़ें जो है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट होती हैं। मेंडेलियन फैक्टर्स और क्रोमोसोम जो है वो दोनों गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कि ये भी है कि 2 हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं उनके फ्यूजन से क्या बन जाता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है और अलीलिक पेयर्स जो हैं ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, अलीलिक पेयर्स जो होते हैं ऑफस्प्रिंग में वो क्या हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स और अलील्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं और जो जीन के अलील्स होते हैं वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हर हाल में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों जो जीन्स और क्रोमोसोम्स हैं ये क्या शो करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसको शो करते हैं। जैसे कि नंबर्स ऑफ ईच पेयर सेपरेट एंड कम टुगेदर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर्स, ठीक है। तो जीन के जो पेयर्स होते हैं, बहुत सारे जीन हैं, हर जीन के पेयर्स हो सकते हैं, तो कोई भी एक अगर जीन को हम लोग फॉर एग्जांपल ले लें तो वो जो जीन के अलील्स हैं वो सेपरेट भी होंगे और वो आकर के एक दूसरे से जुड़ेंगे भी। इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाकी जीन कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा नहीं बिहेव कर रहे हैं, तो बाकी जीन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको सिर्फ अपने पे ध्यान रहेगा, वो अपने आप में बिजी रहेंगे। तो दूसरे जीन के जो अलीलिक पेयर्स हैं वो किसी जीन के अलीलिक पेयर्स को इन्फ्लुएंस या क्या कहना चाहिए, स्टिमुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वॉज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को मेंशन करी थी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं, ठीक है, उनमें लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। क्या बोला था, कैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसको क्रोमोसोम्स जो है डेफिनेटली फॉलो करते हैं, ठीक है।
कैसे कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जब मियोसिस में जाइगोटीन स्टेज होता है तो जाइगोटीन स्टेज के टाइम पे साइनेप्सिस फॉर्मेशन होता है, फिर वहाँ से क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोनों के ऊपर जो है अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग सिर्फ उसी केस में कह सकते हैं जब एक सिंगल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है, या क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जीन प्रेजेंट हो। तो ऐसा भी देखा गया है कि क्रोमोसोम के ऊपर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि जीन्स जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, ठीक है, ये जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अगेंस्ट जो है काम करते हैं, या अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसको उतने अच्छे से स्ट्रिक्टली या प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हम लोग, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिंकेज वर्सेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये चलता कैसे है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, लिंकेज वर्सेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब लिंकेज होता क्या है? लिंकेज इज द स्टेइंग टुगेदर ऑफ द जीन्स, ओके। व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इज द फिनोमिना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ द जीन्स एंड देयर एन ब्लॉक इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ, लिंकेज is staying together of genes and their n block inheritance from generation to generation, ठीक है। लिंकेज इज स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स एंड देयर एन ब्लॉक इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब क्वेश्चन आता है भाई कि ये एन ब्लॉक है क्या, ठीक है। एन ब्लॉक कहने का मतलब ये है कि मान के चलते हैं कि कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इसके अंदर क्या है, जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये जीन्स सारे के सारे क्या है, आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। अगर ये जीन्स सारे आपस में क्या है, लिंक्ड हैं, तो अगर ये जो जीन्स हैं इनका इनहेरिटेंस होना है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इनहेरिटेंस के टाइम पे ये जो जीन्स हैं ये एक दूसरे से स्प्लिट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, ये रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेट करके एज इट इज़, ठीक है, पूरा का पूरा पोर्शन जो है रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके लिंक्ड फॉर्म में ही, ठीक है, एज इट इज़ जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तब ये जीन्स आपस से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एट एनी टाइम ये जो सारे जीन्स हैं एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे, जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, उसी फॉर्म में उनका रेप्लिकेशन भी होगा और उसी फॉर्म में उनका इनहेरिटेंस भी होगा, ठीक है। इस तरीके के जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज। तो फिनोमिना जो है वो लिंकेज है और इस तरीके के जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लिंक्ड जीन्स है, ठीक है,
इसका जो प्रिंसिपल है या इसका जो फिनोमिना है, इसको सबसे पहले सटन एंड बोवरी ने ही सजेस्ट किया था। ठीक है, अब ये जो लिंक्ड जीन्स हैं, ठीक है, ये जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ साथ जो है चलते हैं। कैसे चलते हैं? प्रेजेंस ऑफ लिंकेज एंड एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो नहीं करते। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अगेंस्ट बेसिकली ये लोग काम करते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली बोलता क्या है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो करके इंडिपेंडेंटली उनका इनहेरिटेंस जो है वो होता है। लेकिन लिंक्ड जीन जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं, हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनका रेप्लिकेशन भी वैसे ही होता है और उनका इनहेरिटेंस भी वैसे ही होता है। तो ये काम क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अगेंस्ट काम हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को किसने नोट किया था? इस चीज़ को नोट किया था बेटसन एंड पनेट ने। ठीक है, बेटसन एंड पनेट जो है उन्होंने नोटिस किया था कि लिंक्ड जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, तो मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने बेसिकली लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स जो है उनको डिस्कवर किया था, या ये कह सकते हैं कि उनको डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है, तो टाइमलाइन यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो फिनोमिना है इसको किसने प्रपोज किया था? इसको प्रपोज किया था सटन एंड बोवरी ने 1902 में। ठीक है, उसके बाद बेटसन एंड पनेट। बेटसन एंड पनेट ने क्या बोला? बेटसन एंड पनेट ने बोला कि ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं दे डू नॉट पर्टिकुलरली फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटसन एंड पनेट ने इसको कब बोला था? ऐसा बोला था उन्होंने 1906 में। ठीक है, उसके बाद मॉर्गन है। मॉर्गन ने डिस्टिंग्विश किया था लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स को, एक दूसरे से अलग अलग डिस्टिंग्विश किया था। तो मॉर्गन ने ये कब किया? मॉर्गन ने किया 1910 में। ठीक है, तो ये जो है ये आपका लिंकेज वर्सेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पूरा टाइमलाइन है। सटन एंड बोवरी ने आइडेंटिफाई, मतलब उन्होंने पता किया था, प्रपोज किया था 1902 में। बेटसन एंड पनेट ने जो है लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो अनफॉलोनेस है, ठीक है, या ये देखा कि लिंक्ड जीन्स और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बीच का जो एंटी रिलेशनशिप है, ठीक है, वो जो है बेटसन एंड पनेट ने आइडेंटिफाई किया था। और मॉर्गन ने जो है लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स को 1910 में क्या किया था? एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि लिंक्ड जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स जो है बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हम लोग आते हैं लिंक्ड जीन्स पे। तो लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं? ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते, एंड दे रिमेन टुगेदर, दे आर इनहेरिटेड एन ब्लॉक, मीन्स दे आर इनहेरिटेड टुगेदर ड्यू टू देम बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। सेम क्रोमोजोम में प्रेजेंट रहने की वजह से ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या रहते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एंड एज इट इज़ एन ब्लॉक, यानी कि एज इट इज़ उनका इनहेरिटेंस जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। ठीक है, तो लिंक्ड जीन्स जो हैं अगर इनको हम लोग रेशियो वाइज देखें तो लिंक्ड जीन्स का डाई हाइब्रिड रेशियो जो है वो 3:1 आता है। ठीक है, और उसके बाद में इनका जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है वो 1:1 आता है। तो ये जो 3:1 का रेशियो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो के जैसा है, और 1:1 का जो रेशियो है ये भी मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के रेशियो के जैसा ही है। ठीक है,
तो इस तरीके के लिंक्ड जीन्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोजेनी में जब शो होते हैं तो कब किस तरीके से शो होते हैं, सिर्फ पेरेंटल टाइप्स में शो होते हैं। मतलब कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक पेरेंट जो है वो कैपिटल एक्स वाला है, एक पेरेंट जो है वो स्मॉल एक्स वाला है, ठीक है, तो जो कोई भी प्रोजेनी बनेगी उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे या तो वो कैपिटल एक्स ही बनेंगे या तो वो स्मॉल एक्स ही बनेंगे, ठीक है, दोनों का मिक्सचर नहीं बनेगा। मतलब कैपिटल एक्स ही बनेगा, स्मॉल एक्स ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स बन रहा है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स जो है या हाइब्रिड प्रोजेनी जो है वो हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे प्योरिटी हमको दिखेगी कि भाई या तो कैपिटल एक्स ही रहेगा या तो स्मॉल एक्स ही रहेगा। कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स जो है वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जीन्स जो हैं यहाँ पे लिंक्ड हैं और लिंक्ड जीन्स होने की वजह से उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, और जब तक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा तब तक जो है हाइब्रिड्स जो है वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये लिंक्ड जीन्स जो है ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही रहेंगे, कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग अनलिंक्ड जीन्स के बारे में बात करें, ठीक है, अनलिंक्ड जीन्स के बारे में बात करें तो अनलिंक्ड जीन्स जो है ये ऐसे जीन्स हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने की वजह से इजीली इनके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे या इनहेरिटेंस के फॉर्म में जो है इंडिपेंडेंटली उस टाइम पे इनहेरिट हो पाते हैं, ठीक है। तो अनलिंक्ड जीन्स जो है क्योंकि एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, तो ऑब्वियसली इजीली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और इनके ऊपर मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब ये अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, इजीली सेपरेट होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको भी बिल्कुल स्ट्रेट अवे या बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है ये अनलिंक्ड जीन्स उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अनलिंक्ड जीन्स के बारे में बात करें तो अनलिंक्ड जीन्स में जो डाईहाइब्रिड रेशियो आता है वो 9:3:3:1 का ही आता है। जैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमको रेशियो देखने के लिए मिलता था 9:3:3:1 का रेशियो ही मिलेगा, ठीक है। और डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो है उसमें 1:1:1:1 का ही रेशियो जो है देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अनलिंक्ड जीन्स जो है उसमें 50% पेरेंटल टाइप्स के होंगे यानी कि ऐसे, ठीक है, और 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स भी या हाइब्रिड्स भी हो सकते हैं यानी कि ऐसे। तो लिंक्ड जीन्स में क्या होगा कि जीन्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एज इट इज़ रेप्लिकेट होंगे, एज इट इज़ इनहेरिट होंगे, एक दूसरे से कभी सेपरेट आउट नहीं होंगे, ठीक है। और इनका रेशियो क्या निकलेगा, मोनोहाइब्रिड रेशियो के जैसे 3:1 या 1:1 का रेशियो निकलता है इनके अंदर, ठीक है। और इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जो भी प्रोजेनी बनेगी वो सिर्फ पेरेंटल टाइप की बनेगी और यहाँ पर हाइब्रिड्स या रिकॉम्बिनेंट्स जो है लिंक्ड जीन में देखने को लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अनलिंक्ड जीन्स के बारे में बात करें, क्रोमोसोम्स जो हैं जीन्स जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स में होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इनके अंदर जो रेशियो मिलता है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस के जैसे यानी कि 9:3:3:1 का रेशियो मिलेगा या 1:1:1:1 का रेशियो मिलेगा। और इनके अंदर जो प्रोजेनी बनेगी उसमें से 50% प्रोजेनी जो है वो पेरेंटल टाइप की बनेगी और 50% प्रोजेनी जो है वो हाइब्रिड यानी कि रिकॉम्बिनेंट टाइप की जो है बन सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नया टॉपिक जो है निकल के आता है, दैट इज़ लिंकेज ग्रुप, ठीक है। We have the next topic that is the linkage group,
ठीक है। अब लिंकेज ग्रुप होता क्या है, ठीक है। लिंकेज ग्रुप जो है वो जीन्स का एक ग्रुप होता है जो कि लीनियरली अरेंज्ड होता है, ठीक है। लिंकेज ग्रुप जीन्स का एक ग्रुप होता है और ये जो जीन्स हैं ये लीनियर फैशन में इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है अरेंजमेंट, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है इनका अरेंजमेंट लीनियर फैशन में होता है, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग लिंकेज ग्रुप्स क्या है, लिंकेज ग्रुप्स आर a group of linearly arranged genes as are present on the chromosomes, ठीक है। linearly arranged genes as are present on the chromosomes, ठीक है। तो कोई भी एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक लिंकेज ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। अब जैसे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होने की वजह से उनमें अरेंजमेंट भी सिमिलर होगा और जो जीन लोकाई का नंबर है वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीन लोकाई जो है वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स होमोलोगस हैं तो एक जैसे होंगे, देखने में उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ठीक है। उनका जो क्या कहना चाहिए, उनके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। इस वजह से जीन लोकाई जो है उसका अरेंजमेंट और जीन लोकाई का जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होता है कि कोई भी जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे तो उनके ऊपर लिंकेज ग्रुप्स भी जो है वो भी सिमिलर टाइप का ही होगा, क्योंकि अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ जीन लोकाई सारी चीज़ें सिमिलर हैं, तो लिंकेज ग्रुप भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम तरीके के लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बारे में और बात करें तो लिंकेज ग्रुप जो है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन भी होती है, ठीक है, क्योंकि ठीक है सारी चीज़ें सिमिलर हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेम स्ट्रक्चर, सेम अरेंजमेंट, सेम नंबर ऑफ जीन लोकाई, सेम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, सारी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इसके अंदर लिमिटेशन भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो क्या लिमिटेशन प्रेजेंट रहता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, दैट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उतने ही इक्वल नंबर के लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो वी कैन हैव 23 टाइप्स ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि अगर दूसरा एग्जाम्पल दें, ठीक है, जैसे ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल मैं अगर जो आप लोग को दे रही थी कि हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो 23 टाइप्स ऑफ लिंकेज ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अगर मटर के बारे में बात करें तो मटर में 7 क्रोमोसोम्स होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि टोटल 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 7 पेयर्स ऑफ लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट रह सकते हैं। मेज में 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो 10 तरीके के 10 लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। ड्रोसोफाइला जो फ्रूट फ्लाई होता है उसमें 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 4 लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो विच एवर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट उतने ही नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि क्रोमोसोम का साइज़ जितना होगा उतना ही लिंकेज ग्रुप का भी साइज़ होगा, उससे ज़्यादा बड़ा या छोटा लिंकेज ग्रुप का साइज़ नहीं हो सकता, ठीक है। द सेकेंड लिमिटेशन इज़ द साइज़ ऑफ लिंकेज ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो स्मॉल क्रोमोसोम्स है तो उनके ऊपर लिंकेज ग्रुप्स भी छोटे होंगे, और अगर लार्ज क्रोमोसोम्स हैं तो उनके ऊपर लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो भी लार्ज होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। अब तीसरा लिमिटेशन क्या है कि लिंकेज ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लिंकेज ग्रुप के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिकली, कि जैसे मान के चलते हैं कि कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, वो लंबा है, ठीक है, लंबा होने की वजह से इस क्रोमोसोम पे जो लिंकेज ग्रुप्स होंगे वो भी दूर दूर फैले हो सकते हैं,
ठीक है, जो जीन्स होते हैं, ठीक है, अगर ये क्रोमोसोम का एक आर्म है और उस क्रोमोसोम के ऊपर ये एक लिंकेज ग्रुप है, ठीक है, एक लिंकेज ग्रुप है ये, ठीक है, तो ये जो लिंकेज ग्रुप है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जीन्स है, ठीक है। अब ये जो सातों जीन हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का आर्म लंबा है तो ये क्या है, दूर दूर फैले होंगे, दूर दूर स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जीन्स के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जीन्स के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही उनका स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही उनका स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज ग्रुप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स। जितना लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही लिंकेज ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। अब अगर कोई छोटा क्रोमोसोम है, छोटे क्रोमोसोम के ऊपर मान के चलते हैं ये जो 7 क्रोमोसोम्स हैं ये प्रेजेंट है और ये पास पास प्रेजेंट है, तो इसके और इसके बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन ड्रॉ करें तो ये वाला जो लिंकेज ग्रुप है इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि जो लिंक्ड जीन्स है वो पास पास प्रेजेंट है, और ये वाला जो लिंकेज ग्रुप है इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा, क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है वो दूर दूर प्रेजेंट है। तो कोई भी लिंकेज ग्रुप में जीन्स जितने पास में प्रेजेंट होंगे, लिंकेज ग्रुप जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और कोई भी लिंकेज ग्रुप के अंदर जीन्स एक दूसरे से जितने ज़्यादा दूर होंगे, लिंकेज ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है वो भी उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आज के टॉपिक में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डाउट नहीं आएगा, और अगर आप लोग की तरफ से कोई डाउट नहीं आया तो मैं ये मानूंगी कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है या आप लोगों ने पूरे तरीके से समझने की कोशिश नहीं की है। तो आई एक्सपेक्ट कि मेरे को आप लोगों की तरफ से 2 या 4 डाउट्स तो जो कम है कम से कम आने चाहिए। अगर डाउट नहीं आया मतलब आप लोग पढ़े नहीं, आप लोग समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें से बहुत सारे डाउट्स निकल के आने चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स इतनी ईजी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को देखो, टॉपिक को समझने की कोशिश करो, इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स हैं वो भी मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको डाउट आएंगे, जो कि ज़रूर आएंगे, तो आप लोग डाउट पूछिएगा। अंटिल देन, थैंक यू।